नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार का फॉर्मूला बनकर तैयार है। अमीर पढ़ेगा और गरीब झुनझुना बजाएगा। शुरुआत हो चुकी है। मैं अक्सर चेतावनी देता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए हिफा यानी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी नाम की जो व्यवस्था बनाई गई है, वो गरीब बच्चों से, दलितों से, पिछड़ों, आदिवासियों से पढ़ने लिखने का हक छीन लेगी। वो सच होता नजर आ रहा है। देश के सभी विश्वविद्यालयों की मान्यता, गुणवत्ता और दिशा तय करने वाला स्वायत्त शासी संस्थान यूजीसी अब इतिहास होने जा रहा है। इसके साथ ही एआईसीटीई और एनसीटीई को भी खत्म किया जा रहा है। देश की उच्च शिक्षा को निर्धारित करने वाली तीनों स्वायत्त शासी संस्थाओं को खत्म करके अब उस पर सरकारी शिकंजा कसने को हरी झंडी दे दी गई है। 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे पुराने नियामकों को उनमें मिला दिया जाएगा। अब इन तीनों की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा, HECI। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक साझा आयोग बनाने की बात कही गई थी, जहां उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को एक ही छतरी के नीचे लाया जा सके। नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य विभाजन के साथ रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। संस्थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम अब एक बोर्ड के पास होगा, बल्कि कहिए एक ही बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है, वो भी अपने आप में चाल है। फंडिंग अभी भी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के नियंत्रण में होगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई करता क्या है। यूजीसी देश में यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है और उन्हें जरूरी फंड मुहैया कराता है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालयों की शिक्षा के मानकों को तय करने और मेंटेन रखने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यूजीसी के चेयरमैन की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन कहने को ही सही, वैधानिक तौर पर यह सरकारी दबाव से मुक्त होता है। इसी तरह एआईसीटी देश में टेक्निकल एजुकेशन का नेशनल काउंसिल है। इसका मुख्य काम डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देने वाले कॉलेजों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों का दायरा तय करना है। यही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों को मान्यता भी देता है। वहीं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके तहत हायर एजुकेशन के मानकों को तैयार किया जाता है। अब जरा समझिए कि कैसे इससे उच्च शिक्षा में सरकारी दखलंदाजी बढ़ेगी। प्रोफेसरों के लिए अकादमिक स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और विश्वविद्यालय सरकारी दफ्तरों की तरह संचालित होने लगेंगे। नई व्यवस्था उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार की दखल को बहुत हद तक बढ़ा देगी। हालांकि सरकार इसके जरिए संस्थागत स्वायत्तता बढ़ाने और नौकरशाही कम करने का दावा करती है, लेकिन यह वैसे ही है जैसे एसआईआर से चुनावी शुद्धता बढ़ेगी। देखिए, HECI में 12 से 15 सदस्य होंगे, जिनमें अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, सरकारी नियुक्तियों वाले प्रमुख और उप कुलपति कुलपति होंगे। इन सभी की नियुक्तियां सरकार करती है, मतलब वो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। केवल 2-3 स्वतंत्र शैक्षणिक सदस्य होंगे, और वो भी कहने को, क्योंकि उनकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी। जबकि यूजीसी में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की नियुक्ति जरूर सरकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अकादमिक सदस्यों के लिए पर्याप्त जगह होती है। HECI यूजीसी की तुलना में अधिक सरकारी प्रभुत्व वाला मॉडल है। दूसरी बात, नए आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम होगा। विधेयक की धारा 15(3)G के तहत कमीशन को केंद्रीय नीतियों का पालन करना अनिवार्य होगा और असहमति की स्थिति में सरकार का फैसला अंतिम होगा। सरकार मतलब केंद्र सरकार। इससे पाठ्यक्रम, मान्यता, शुल्क और संचालन सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के बीच बटे कामों को एक छतरी के नीचे लाने से काम आसान हो जाएगा, लेकिन असल में यह केंद्रीय एकाधिकार पैदा करने की कोशिश है, जो राज्य सरकारों की भूमिका को कमजोर करेगा। यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, मतलब राज्यों और केंद्र की सरकारें अपने अपने तरीके से इसे नियमित और संचालित कर सकती हैं। दूसरी बात, संस्थागत स्वायत्तता पर असर। HECI को बहुत ताकतवर बनाया जा रहा है।
जैसे संस्थानों पर जुर्माना लगाना, फीस स्ट्रक्चर तय करना, पाठ्यक्रमों में बदलाव करना, छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाना वगैरह वगैरह। इससे यूजीसी का 2017 का ग्रेडेड ऑटोनॉमी मॉडल जैसा लचीलापन खत्म हो सकता है। सरकार कहती है कि यह संस्थाओं को स्वशासित और स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। स्वतंत्र कैसे बनेगा? जब आप एड देना बंद कर देंगे, अनुदान देना बंद कर देंगे, कर्जेदारी की व्यवस्था शुरू करेंगे। सरकार कहती है अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल करेगा आयोग और गुणवत्ता मानकों को एक समान करेगा, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि यह माइक्रो मैनेजमेंट बढ़ाएगा, जहां संस्थाएं पाठ्यक्रम, भर्ती, शोध और प्रशासन में अपनी स्वतंत्रता खो देंगी। 2010 में बनाई गई यशपाल समिति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 की रिपोर्टें भी ऐसी केंद्रीकृत संरचना को स्वायत्तता के लिए खतरा मानती हैं। तीसरा, वित्तीय और संघीय आयाम। फंडिंग अभी भी प्रशासनिक मंत्रालयों के पास रहेगी, लेकिन HECI के माध्यम से केंद्रीय नीतियां लागू होंगी। जैसा कि कहा जा रहा है, 60-40 केंद्र राज्य फंडिंग मॉडल से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजक जैसे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह राज्यों को हाशिए पर धकेल देगा और राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाकर शैक्षणिक स्वतंत्रता, समानता और संघवाद को नुकसान पहुंचाएगा। कई सांसदों और विद्वानों ने भी इसे लेकर स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर जोखिम की चिंता जताई है। तो कुल मिलाकर यह व्यवस्था बनाई ही इसलिए गई है कि उच्च शिक्षा में एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करके पूरे एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा किया जाए। यह सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा, क्योंकि एकल नियामक केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा, जबकि वर्तमान प्रणाली में कई संस्थाएं हैं और वो कुछ हद तक संतुलन बनाने का काम करती हैं। यही वजह है कि इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस, फेडकुटा और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट जैसे संगठनों ने इसे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर हमला बताया है, क्योंकि फंडिंग अनुदान से कर्ज आधारित हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है उच्च शिक्षा में निजीकरण बढ़ेगा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतनी अच्छी शिक्षा ले सकता है, बाकी मजदूरी करेंगे, 5 किलो अनाज पर जिएंगे और थैंक यू मोदी जी बोलेंगे। यही वजह है कि SFI, AISF, आइसा और JNUSU जैसे छात्र संघों ने मिलकर इसका विरोध किया है। मतलब गरीब लोगों के लिए पढ़ना और मुश्किल होने जा रहा है। अभी ही हालात भयावह हैं। आपको बता दें कि भारत में 18 से 23 वर्ष की उम्र के वर्ग में केवल 28.4% छात्र छात्राएं ही ग्रेजुएशन में दाखिला ले पाते हैं। मतलब 100 में से 72 तो कॉलेज का मुंह ही नहीं देख पाते। और ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए, 100 में से केवल 58 बच्चे 12वीं क्लास तक पहुंच पाते हैं। मतलब औसतन हर दूसरा बच्चा 12वीं से पहले ऊंची तालीम लेने का सपना छोड़ देता है, या कहिए उससे यह सपना छीन लिया जाता है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गरीब राज्यों में हालात और भी भयावह हैं। ऐसे में अगर उच्च शिक्षा को सीधे सीधे फीस स्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाएगा और सरकार अनुदान की जगह कर्जे की व्यवस्था लागू कर देगी, तो इसका सबसे ज्यादा असर वंचित बच्चों पर पड़ेगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर पड़ेगा। पिछले दिनों ही विश्व असमानता रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे असमान देश बताया गया है। भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास लगभग 40% दौलत है। वहीं भारत के सर्वाधिक 10% अमीर लोग कुल दौलत का लगभग 65% हिस्सा रखते हैं। यही रिपोर्ट कहती है कि नीचे के 50% यानी आधी आबादी के पास भारत में 15% से भी कम संसाधन है। अब समझ लीजिए कि हम कौन सा देश बना रहे हैं और किसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।